हेलो दोस्तों, नमस्कार। मिश्रा साइंस सेंटर में मनीष मिश्रा एक बार फिर से स्वागत करता है। मनीष मिश्रा आज आप लोग के लिए यानी कि जूनियर स्टूडेंट के लिए यानी कि आज का जो टॉपिक हम लोग आज शुरू कर रहे हैं वो 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए शुरू होगा, वो फिजिक्स के रूप में। ठीक है, तो आज का टॉपिक है गति। वो गति क्या करता है, क्या नहीं होता है, गति के बारे में आपको जानना है। तो बहुत ही आसानी से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं 9th क्लास के लिए फिजिक्स यानी कि गति नाम के टॉपिक से। ठीक है, तो आप जो है जूनियर स्टूडेंट जो भी हो, जो 9th क्लास वाले स्टूडेंट हो, ये वीडियो को देखो, समझो और सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो और सब चीज़ करो दोस्त। ठीक है, तो आज आपको 9th क्लास के लिए अगला टॉपिक हम लोग मोशन के रूप में देखेंगे। तो पता है कि 9th क्लास वाले शायद मेरे वीडियो को देख रहे हो, नहीं देख रहे हो, लेकिन आज देखेंगे और देखने के बाद ये पता चलेगा कि सर जो है पढ़ाने से पहले एक एक्साइटमेंट कॉल देते हैं और वो कॉल से पूरा शरीर में जुनून पैदा हो जाता है, एक्साइटमेंट आ जाता है, ताकि वो मन से लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक्साइटमेंट कॉल। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। साधन सभी जुट जाएंगे, बस संकल्प का धन चाहिए। भरोसा खुदा पर है, तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। भरोसा खुदा पर है, तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। भरोसा अगर खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। थैंक यू वेरी मच। आज हम लोग देखने वाले हैं 9th क्लास के लिए फिजिक्स का टॉपिक, जिसका नाम है गति। ये गति नाम का टॉपिक हम लोग देखेंगे और वो बहुत ही साधारण वे में इस चीज को समझेंगे दोस्त। तो ये गति है, ये चीज को हम लोग बहुत ही इजी वे में देखने वाले हैं। गति यानी कि मोशन, मोशन को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, मोशन को समझने से पहले आपको पता है कि रेस्ट क्या होता है, रेस्ट के बारे में जानना होता है। तो रेस्ट जो होता है वो कहता है कि अगर किसी वस्तु को समय के साथ वो चेंज नहीं हो, अगर समय के साथ वो चेंज नहीं होता है तो वो क्या कहलाता है, विराम में कहलाता है, वो कहलाता है रेस्ट में है। ठीक है, तो रेस्ट में है। प्लस में गति जो होता है वो स्थिति के साथ वो अपने स्थिति को ही बदल देता है, सॉरी समय के साथ अपनी स्थिति को बदल पाता है। यानी जैसे आप वो इस स्थिति में है तो इस स्थिति में है और हम जो है कुछ समय के बाद इस स्थिति में आ जाए तो हम लोग कहेंगे कि मेरा जो स्थिति था वो समय के साथ बदल गया। यानी समय के साथ जो आपका स्थिति में परिवर्तन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गति कहते हैं। ठीक है, तो लिख लें, गति के बारे में लिख लूं कि समय के साथ स्थिति में परिवर्तन, बस यही चीज आप लिख लो। यानी समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, कहेंगे गति। ठीक है, एक वर्ड है, अगर अगला जो वर्ड हम लोग लिखें तो हम लोग कहें कि गति जो है, गति जो होते हैं वो गति एक सापेक्ष पद है। मान लो एक सापेक्ष पद है, रिलेटिव टर्म है। कोई कहेगा कि गति जो है एक सापेक्ष पद है, तो आई होप कि आपका जो ये टर्म है सापेक्ष पद शायद कोई लोग बताएगा। तो एक आपके साथ क्वेश्चन है, सापेक्ष पद क्या होता है, रिलेटिव टर्म क्या होता है। एक क्वेश्चन के साथ हम शुरुआत करते हैं। वो शुरुआत ये है कि मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट वस्तु ए और ऑब्जेक्ट वस्तु या मान लो बी और एक ऑब्जेक्ट मान लो सी, और तीनों में क्या कर रहे हैं, बी जो कर रहा है, ये क्वेश्चन है आपके साथ, ये क्वेश्चन पर आप जो है गौर करोगे। बी कह रहा है कि ये बी के अनुसार ये कह रहा है कि ए जो है विराम में है,
लिख लीजिएगा, बी के अनुसार क्वेश्चन है आपके साथ, ए विराम में, विरामावस्था जिसको बोलेंगे, ठीक है। सी के अनुसार, सी के अनुसार ए गतिमान है। यहां पे बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब यहां पे क्वेश्चन ये है कि बी बोल रहा है कि ए जो है विरामावस्था में है, सी बोल रहा है कि ए जो है गतिमान है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या इस स्थिति में कोई वस्तु एक विराम में कर रहा है, कोई गति में कर रहा है, तो क्या यह सही है? क्या ये दोनों सही बोल रहे हैं? बहुत आसानी से आप इस चीज को समझो। क्या जो है बी का कथन सही है ए के रेस्पेक्ट में, या सी का जो कथन है ए के रेस्पेक्ट में सही है? अब किसका कथन सही है, ये चीज आपका क्वेश्चन के रूप में है। तब आपको पता चलेगा कि यह जो है एक सापेक्ष पद है। तो ये सापेक्ष पद किसको बोला गया है? गति को। रिलेटिव टर्म, रिलेटिव का मतलब क्या होता है? जुड़ना। रिलेटिव का मतलब क्या होता है? कनेक्शन। क्या ये दोनों का कनेक्शन एक के अनुसार, यानी एक के अधिक अकॉर्डिंग है, इसके अनुसार है? यानी बी जो है कह रहा है कि विरामावस्था है, सी कह रहा है कि गतिमान है। तो आप ये बताओ कि दोनों का कथन सही है कि नहीं? आई होप कि आप इस चीज का थोड़ा देरी के लिए पॉज करो वीडियो। पॉज करने के बाद आप देखो कि क्या ये सही है। देखिए बहुत आसान है। एक्चुअली यहां पे हम देख रहे हैं कि बी जो है कह रहा है कि ए जो है विराम में है, रेस्ट में है, और सी जो है कह रहा है कि ये जो है मोशन में है। तो क्या ये दोनों सही हैं? इस चीज का हमको पता चलना है, इस चीज का पता करना है मेरे को। देख लीजिए क्या है, बहुत आसान है। देखिएगा, ए और बी, ए और बी दो यात्री किसी ट्रेन में या बस में सफर कर रहे हैं। किस में सफर कर रहे हैं दोस्त? बस में सफर कर रहे हैं। ये बस है, ठीक है। और बस का जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, मान लो। तो बी जो है देख रहा है कि ए जो है जस्ट उसके सामने बैठा हुआ है। बहुत आसान है दोस्त। बी जो है देख रहा है कि ए सामने है, ए जो है देख रहा है कि बी सामने है। तो यहां पे ये जो बी बोला कि ये विराम में है, तो इनका कथन क्या हो गया? सही। इनका कथन भी सही हो गया। तो सी क्यों बोल रहा है कि सी बोल रहा है कि ए भी गतिमान में है, तो गतिमान में कैसे होगा? तो ये जो सी है वो सी नीचे ग्राउंड पर है, ये कहीं ग्राउंड पर नीचे देख रहा है कि इसमें बैठे यात्री जो हैं वो गति में हैं। तो यानी कि ये क्वेश्चन जो हो गया कि ए के अनुसार भी ये गतिमान हो गया, बी के अनुसार ए भी विरामावस्था में हो गया। तो आप कह सकते हैं कि बी के सापेक्ष ए जो है विरामावस्था में है और ई के सापेक्ष ए जो है गतिमान में है। तो ये दोनों का कथन सही है, यानी बोथ आर करेक्ट। लिख सकते हैं इसको, बोथ आर करेक्ट, यानी कि दोनों का कथन जो है सही है, ठीक है। यानी कि ये बस में है तो ये गति में है, लेकिन उसमें बैठे यात्री जब एक दूसरे को देख रहे हैं तो वो दोनों क्या चीज में है? रेस्ट में। अगर ये बस को चलते हुए किसी तीसरा आदमी देख रहा है, वो ग्राउंड पे है, रोड पे खड़े होकर देख रहा है साइड से, तो देख रहा है कि बस में बैठे यात्री गति में है। तो ए और बी और सी का क्वेश्चन सही था, यानी दोनों क्या है? करेक्ट। इसलिए हम कह सकते हैं कि भैया
गति जो है एक सापेक्ष पद है, रिलेटिव। आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बी के सापेक्ष ए विरामावस्था में है और सी के सापेक्ष ए गतिमान है। ठीक है। अब यहाँ पे सवाल उठ रहा है कि आखिर सर ये सब चीज तो बता दिए, गति भी बता दी है कि समय के साथ परिवर्तन, समय के साथ स्थिति में परिवर्तन जो होता है गति होता है, और समय के साथ गति में परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है, वो विराम में कहलाता है। तो ये गति को सापेक्ष पद क्यों कहे? तो सापेक्ष पद से पता चला कि जो सापेक्ष पद होता है एक्चुअली देखा जाता है कि विराम की स्थिति या गतिमान की स्थिति किस किस कंडीशन पर अप्लाई होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को गति को जानने के लिए या गति को समझने के लिए भौतिकी में, फिजिक्स में कुछ राशि की आवश्यकता होती है। उस राशि के बारे में अगर पूरा जानकारी होगा तो आपको फुल एंड फाइनल जो होगा वो क्या होगा, गति नाम का टॉपिक बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो वो राशि कौन कौन हो सकता है, तो समझने के लिए सबसे बड़ा जो राशि होता है वो है, स्टार देकर के, दूरी तथा विस्थापन। ठीक है। ये आपका भौतिक राशि है, भौतिकी का, यानी कि गति को समझने के लिए, यानी दूरी और विस्थापन। ठीक है। नेक्स्ट है चाल तथा वेग। ये आपका भौतिक राशि है, ये आपका मेजरमेंट करता है किसी भी वस्तु के स्थितियों को। तो इनके बारे में जानना जरूरी है। अगर ये जान गए तो आपको पूरा का पूरा फिजिक्स का ये टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है त्वरण, ये आपका नेक्स्ट है समय। ये क्या है, आपका एक भौतिकी है, भौतिकी राशि है, भौतिक राशि है फिजिक्स के इस टर्म को समझने के लिए। आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो। ठीक है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ये सारे चीज मिल करके, दूरी तथा विस्थापन, चाल तथा वेग, त्वरण तथा समय, ये सब मिल करके एक सुंदर सा समीकरण बनाएंगे, एक सुंदर सा समीकरण बनाएंगे। उस समीकरण का नाम है गति का समीकरण। यानी सभी जब मिलेंगे तो बनेगा एक गति का समीकरण। ठीक है। आई होप कि गति का समीकरण आपको समझ में आ गया। कैसे बनता है गति का समीकरण, यानी कि पूरा का पूरा जब मेरे को ये भौतिकी राशि को हम लोग समझ में या समझ जाएं तो पूरा का पूरा हम लोग को गति का समीकरण प्राप्त होगा, और गति का समीकरण जैसे ही प्राप्त होगा तो गति नाम का चैप्टर को आसानी से हम लोग समझ लेंगे। ठीक है। एक सवाल उठता है, मान लो क्वेश्चन है आपके साथ, एक और क्वेश्चन है। मान लो कि एक वस्तु यहां है, एक वस्तु यहां खड़ा है, एक वस्तु यहां खड़ा है। ठीक है। ये कंडीशन बताना है। क्वेश्चन आपके साथ ये है, सपोज दैट मैं इस जगह खड़ा हूं, मैं इस जगह खड़ा हूं। ठीक है। तो आप कहोगे कि आप रेस्ट में हैं सर। मैं इस जगह खड़ा हूं, अपने स्थान छोड़ के इस जगह आ गए, तो आप ये कहोगे कि आप गति में हो। ये गलत है। आप कैसे बोल दिए कि ये जो है, आप इस जगह खड़े थे तो आप रेस्ट में बोल दिए, इस जगह आप खड़े हो गए तो आप गति में हो गए। ये क्वेश्चन है जो कि रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है ये देखिएगा। ठीक है। अब यहाँ पे दो वस्तु इस तरह से एक दूसरे से क्वेश्चन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भैया ये दोनों वस्तु इस जगह खड़ा है, ये स्थिति अगला है, जैसे ही थोड़ी देर के बाद यहाँ पे आ गया तो ये तीसरा आदमी दिख रहा है। तो तीसरा आदमी देखने के बाद कह रहा है कि ये दोनों का स्थिति में परिवर्तन हो गया। तो परिवर्तन हुआ तो क्या ये सही है? ये शुरू में रेस्ट बोले, इसके बाद गति बोले, क्या ये सही है? तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन रॉन्ग होगा। क्यों?
क्योंकि आपको पता है ये जो तीसरा व्यक्ति है वो तीसरा व्यक्ति देख रहा है किसी ग्राउंड से या किसी सतह से या फिर कहीं से, तो देखने के बाद यही पता चल रहा है कि हमारा जो पृथ्वी है वो पृथ्वी क्या करता है, गोल है और वो घूमते रहता है किसी अक्ष पर। तो मैं क्या हूँ, मैं रेस्ट में हूँ कि मैं गति में हूँ, आपको खुद समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यानी कि स्थिति यही बनता है कि इस स्थिति में क्या होगा, स्थिति में क्या होगा, ये राउंड कर रहा है, ये क्या कर रहा है, राउंड कर रहा है। तो ये राउंड कर रहा है, तीसरा आदमी देखा है यहाँ पे, ये राउंड कर रहा है। तो राउंड कर रहा है इन द सेंस आपको, आप ये नहीं कर सकते हैं कि मैं इस जगह खड़ा हूँ तो मैं विराम में हूँ और इस जगह आ गया तो मैं गति में हूँ। यहाँ पे रॉन्ग क्वेश्चन है, आप गति में हो क्योंकि आपका पृथ्वी जो है क्या कर रहा है, घूम रहा है, क्या कर रहा है, चक्कर काट रहा है। तो आपका पृथ्वी तो घूम रहा है, तो एक अक्ष से दूसरे अक्ष पर घूमते 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 राउंड कर रहा है। तो आप कह सकते हो कि विराम में हो, नहीं, ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, तो ये सारी बातें होगी और जब तक हम लोग सारे भौतिक राशि को समझ नहीं लेंगे, एक फिजिक्स का भौतिक राशि है यानी फिजिक्स का ये मेजरमेंट करेगा, ये सभी बात जैसे जैसे हम लोग ये चीज को पढ़ेंगे आसानी से समझ में आ जाएगा। अब इससे बना जो समीकरण होगा वो गति का समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट करो। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं दूरी तथा विस्थापन। चलिए, ठीक है, हेडिंग है दूरी तथा विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बहुत आसानी से इस चीज को आप समझ जाएंगे। मान लो कि एक विद्यार्थी अपने घर से स्कूल जा रहा है। मान लिया जाए कि कोई विद्यार्थी है अपने घर से स्कूल जा रहा है। ठीक है, तो स्कूल जा रहा है तो उसका स्कूल जो है कितनी दूरी पर, हमको ये चीज पता नहीं है, क्या दूरी होता है ये पता नहीं है, क्या डिस्टेंस ये पता नहीं है। तो इस चीज को हम इस चीज से समझ सकते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई बंदा अपने घर से एक्चुअली जा रहा है स्कूल। कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है। तो जब जा रहा है तो जाने के क्रम में देख रहा है कि ये बंदा का वे जो है ये, इसका जो रास्ता है इधर से, आई होप कि आप इस चीज को समझो। ये बंदा इधर से चलना शुरू हुआ, ये रास्ते से होते हुए, इस रास्ते से होते हुए फाइनली अपने स्कूल पे पहुंचा। ठीक है, अब ये जो आपका है ये है वास्तविक पथ, इस घर से इसकी जो पथ है ये वास्तविक पथ है। ठीक है, तो दूरी एक्चुअली होता है जो प्रारंभिक स्थिति होता है, उस प्रारंभिक स्थिति को बोला जाता है कि अंतिम स्थिति पर पहुंच जाए। प्रारंभिक से कहाँ पहुंच रहा है, अंतिम स्थिति। तो प्रारंभिक से अंतिम पहुंचने के लिए इस रास्ते से होकर गुजरना पड़ रहा है ना। तो दूरी हम लोग कहेंगे कि कोई वस्तु है और उस वस्तु का जो प्रारंभिक स्थिति है और अंतिम स्थिति है, दोनों के बीच की वास्तविक पथ की लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। बहुत आसान है, देखिए इसको लिखिए
दूरी जो होता है, दूरी बराबर अगर डेफिनेशन लिखेंगे, ये आपके घर है, अब ये घर से, होम से जा रहा है स्कूल, तो ये जाने के क्रम में इतना सारा वे को, दूरी मतलब लंबाई को तय कर रहा है। तो जो वास्तविक पथ होते हैं, यानी कि प्रारंभिक स्थिति से, ये प्रारंभिक स्थिति लिख लीजिए, प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक स्थिति को लिख लीजिए xi, और ये है अंतिम स्थिति, और ये अंतिम स्थिति को लिख लीजिए आप xf फाइनल और इनिशियल। इसको हम लोग इनिशियल बोलते हैं, इनिशियल, इसको क्या बोलेंगे, फाइनल। यानी कि किसी वस्तु के प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच किए गए वास्तविक पथ की लंबाई को, तय किए गए जो वास्तविक पथ की लंबाई होगी, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। वेरी इजी, लिखेंगे किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच तय किए गए वास्तविक पथ की लंबाई को दूरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दूरी कहा जाता है। यानी कि घर से स्कूल तक के ये वास्तविक पथ हो गया, इसके दूरी, इसकी लंबाई जो तय करेगा, लंबाई कुछ भी हो सकता है, 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, जो भी हो सकता है, सेंटीमीटर में भी हो सकता है। तो ये जो लंबाई का, पथ का जो लंबाई होता है, वो लंबाई को ही प्रारंभिक से अंतिम को हम लोग क्या बोलेंगे, दूरी बोलेंगे। ठीक है, ये दूरी हो गया। अब विस्थापन की बात बोले कि विस्थापन क्या होगा, तो विस्थापन जो होता है वो सिर्फ देखा जाता है कि जो प्रारंभिक स्थिति है, वो प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच जो अल्प पथ होता है, अल्प पथ का मतलब न्यूनतम दूरी, न्यूनतम लंबाई या न्यूनतम पथ जिसको बोलोगे, कि जो लंबाई होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। तो यहां से आपको देखने को ये मिल रहा है कि यहां से यहां तक का न्यूनतम जो पथ है, यही तो दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। छोटा पथ, अल्पतम पथ जिसको बोलेंगे, छोटा पथ या अल्प पथ, यह क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। ठीक है, आई होप इस चीज को आप समझ रहे हो। इसको विस्थापन को लिख लो, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, ये दूरी, ये डिस्प्लेसमेंट। इसको कैसे लिखेंगे, किसी वस्तु के प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच अल्पतम पथ की लंबाई को हम लोग क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। लिख लें, चलिए, किसी वस्तु के प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के अल्पतम पथ की लंबाई को विस्थापन कहा जाता है। आई होप कि आप इस चीज को समझ गए कि दूरी क्या है और विस्थापन क्या है। तो दूरी क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा अंतिम, प्रारंभिक से अंतिम जो वास्तविक पथ होगा, उस वास्तविक पथ की लंबाई को दूरी बोलते हैं, और जो वस्तु के प्रारंभिक से अंतिम के बीच अल्पतम पथ की लंबाई होगी, उसको हम लोग क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। ठीक है, दूरी कहेंगे वास्तविक पथ की लंबाई को, और अल्पतम पथ की लंबाई को हम लोग क्या कहेंगे, विस्थापन और दूरी कहेंगे।
ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। ये बहुत ही बेसिक समझाया जा रहा है ताकि आपको जो है छोटे छोटे बच्चे को शायद किसी भी पॉइंट पर समझने में परेशानी होता है। तो हम लोग उदाहरण लिए कि अपने घर से स्कूल जा रहे हो तो स्कूल जाने के क्रम में आपका जो वे है, ये रास्ता है इस तरह का है, तो इस रास्ता को हम लोग वास्तविक पथ मान लिए। तो वास्तविक पथ मानने के बाद आपका जो वास्तविक पथ की लंबाई होगा, इस लंबाई को हम लोग दूरी कहेंगे, और इनके बीच की अल्पतम दूरी जो होगी वो विस्थापन होगा। ठीक है, आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो। ठीक है, एक और उदाहरण ले लो। मान लो सपोज दैट कि ए जो है बी की ओर गया, ए जो है बी की ओर गया जिसकी लंबाई जो है 3 मीटर है, और ये बी जो है सी की तरफ गया, इसकी लंबाई 4 मीटर है। मान लो तो पूछेंगे कि इसकी दूरी कितनी हुई, तो दूरी कहेंगे क्या कि ए से बी और बी से सी तक ये वास्तविक पथ है। वस्तु इधर से चला और इधर से चला यहां तक पहुंचा, ये चलने वाला जो वे हो गया वास्तविक पथ बोलेंगे, और वास्तविक पथ का जो लंबाई हो गया वो कितना है, 3 इधर और 4 इधर, 4 और 3 7। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी यानी कि 3 प्लस 4 बराबर 7 मीटर। ये 7 जो मीटर हुआ इसको हम लोग बोलेंगे दूरी। क्या बोलेंगे, दूरी। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है विस्थापन, तो विस्थापन में हम ये देखेंगे कि न्यूनतम दूरी किधर है, ए से सी तक जाना है, तो ए बी और सी ऐसा है, तो इसका वास्तविक कितना हो गया 7 मीटर। अब यहां से हम लोग न्यूनतम अगर पथ की लंबाई बोले तो न्यूनतम पथ की लंबाई क्या होगी यही, तो यहाँ पे आपको लगाना होगा पाइथागोरस रूल। तो पाइथागोरस से हम लोग विस्थापन निकालेंगे। तो ये पाइथागोरस से क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये सामने वाला कर्ण हो जाता है। इसका जो आंसर आएगा वो 5 मीटर आएगा। तो विस्थापन जो है, दूरी जो है 7 था, विस्थापन कितना आएगा 5, तो 5 क्या हो गया अल्पतम दूरी, अल्पतम पथ की लंबाई, इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करो ताकि हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं। अगर आप जब तक ये कमेंट नहीं करोगे तब तक हम मेरे को हौसला नहीं मिलेगा कि अगला वीडियो बना करके आपके पास दूं। अगर अच्छा लगा होगा तो 9th क्लास वाले आप इस चीज को जरूर कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे नए हैं तो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अपने कॉपी पर उतार लीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कमेंट के बाद।